बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं जो बीएड वालों के लिए कोर्स में है। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन। इंसोलेशन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी, जैसे इससे पता चलता है नाम से, सूर्य तप यानी कि सूर्य का तपना, गर्म होना। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। विकिरण के द्वारा जो ताप एवं शक्ति पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे सूर्यातप कहते हैं। किसके द्वारा? सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है और उससे जो टेम्परेचर होता है, जो ताप हमें मिलता है, गर्मी हमें मिलती है एवं जो शक्ति मिलती है ना, जो पृथ्वी को प्राप्त होती है, क्या ताप और शक्ति, टेम्परेचर एंड पावर पृथ्वी को प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं सूर्य तप। किसके द्वारा मिल रही है हमें? विकिरण के द्वारा। ठीक है, पहला इसमें है जो बिंदु है वो है लघु तरंग विकिरण, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये किरणें सौरिक शक्ति का केवल 6% होती है। कितने होती है? सौरिक शक्ति का यानी कि सूर्य की शक्ति का केवल 6% भाग होती है तथा वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन तथा ऑक्सीजन द्वारा सोख ली जाती है। और कहाँ पर? वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसमें ओजोन तथा ऑक्सीजन के द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है, मध्यम तरंग विकिरण, मीडियम वेव रेडिएशन, ये कुल सौरिक शक्ति का 52% है। ये प्रकाश की तरंगे हैं और इनसे वायुमंडल गर्म नहीं होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत है ये? 52%। उसके बाद है दीर्घ तरंग विकिरण, लॉन्ग वेव्स रेडिएशन। ये किरणें ताप उत्पन्न करती है तथा सौरिक शक्ति का 42% भाग होती है। तो दीर्घ तरंगों से क्या मिलता है? ताप मिलता है, टेम्परेचर मिलता है। और सौरिक शक्ति का कितना भाग है? 42%। एक जो साइंटिस्ट है बायर्स, उनके अनुसार हम देख लेते हैं। सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्य तप कहलाती है। इनका कहना है कि सूर्य के विकिरण से जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है वो ही सूर्य तप कहलाती है। सेलर्स के अनुमान में सौर ऊर्जा का परिचालन अग्रांकित प्रकार से होता है, जैसे शून्य में परिवर्तन कितने प्रतिशत? देखो, मेघों द्वारा होता है 23%, गैसों, धूल तथा जलवाष्प का भाग है इसमें 6%, और पृथ्वी के धरातल और जलाशय, हिम तथा बालू द्वारा होता है 7%। तो टोटल मिला के हो जाता है ये 36% भाग। ठीक है, और वायुमंडल में जो अवशोषण है उसका देखो, मेघों द्वारा है 3%, ओजोन तथा अन्य गैसों द्वारा है 14%, यानी कि टोटल हो गया 17%। और धरातल द्वारा जो अवशोषण है, जो पुनः वायुमंडल को विकिरित होता है, वो है 47%। इस प्रकार ये कुल हो जाता है 100% भाग। सूर्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइसोलेशन इंसोलेशन। विकिरण की तीक्ष्णता या सूर्य किरणों का कोण, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और एंगल ऑफ द सन्स रेज। धरातल पर सूर्य की किरणों का झुकाव अक्षांश, मौसम तथा दिन की अवधि के अनुसार बदलता रहता है। लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें धरातल के अधिक भाग में विकीर्ण होती है, अतः उनमें ताप की तीक्ष्णता कम होती है। क्या होता है? धरातल पर सूर्य की किरणों का जो झुकाव है ना, सूर्य की किरणें कैसी झुकी हुई, जिस तरह से बता रहे हैं कि धरातल पर सूर्य की किरणों का जो झुकाव है अक्षांश, मौसम तथा दिन की अवधि के अनुसार बदलता रहता है। कहते हैं ना, दिन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, फिर शाम को तिरछी पड़ती है। तो ये क्यों होता है ये झुकाव? क्योंकि अक्षांश, मौसम और दिन की अवधि के अनुसार ये सब बदलता रहता है। लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें धरातल के अधिक भाग में विकीर्ण होती है। लंबवत किरणें तो सीधी पड़ती है, लेकिन तिरछी किरणें होती है तो अधिक भाग पर फैलती हैं, अतः उनमें ताप की तीक्ष्णता कम होती है। कर्क तथा मकर रेखा पर
वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत होती है। कौन-कौन सी जगह पर? कर्क तथा मकर रेखा पर 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत होती है। अतः सूर्य तप की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। जब लंबवत किरणें पड़ेगी तो सूर्य तप की मात्रा कैसी होगी? सर्वाधिक होगी। सूर्य विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के साथ सूर्य की किरणों का कोण झुकाव यानी कि बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे विषुवत रेखा से दूरी बढ़ेगी यानी या तो ऊंचाई की ओर या नीचाई की ओर जाएंगे। बीच में हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो है ना, उससे ऊपर या नीचे की ओर बढ़ेंगे तो किरणों का जो कोण है वो झुकाव भी बढ़ता जाता है ना। तो सूर्य तप की मात्रा क्या होती है? झुकाव बढ़ने से सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। ठीक है। सूर्य विकिरण की अवधि। तो दिन की अवधि को ले लेते हैं पहले कि सूर्य विकिरण की दिन की अवधि कैसे होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। दूरी पर परिभ्रमण करते हुए ये सूर्य की परिक्रमा करती है। जब अपनी दूरी पर ये परिभ्रमण करती है तो क्या करती है? ये सूर्य की परिक्रमा करती है। अतः ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु मौसम बदलते हैं, हम जानते हैं, है ना, ऋतु परिवर्तन होते हैं। इससे सूर्य प्रकाश की अवधि बदलती रहती है। क्या होता है इससे? जो सूर्य के प्रकाश की जो अवधि है, समय है, वो बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में सीधी किरणों के कारण सूर्य विकिरण की अवधि अधिक होती है। हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो उस समय ग्रीष्म ऋतु सीधी किरणें होती है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य विकिरण की अवधि भी अधिक होती है। अतः सूर्य ताप की मात्रा अधिक होगी। ठीक है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में दिन व रात की अवधि का अंतर बढ़ता जाता है। कहाँ पे ले रहे हैं इस चीज को? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। यदि आपने ग्लोब को ध्यान से देखा होगा तो बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। उसके बाद जैसे हम ऊपर 90 डिग्री जाते हैं उत्तर में और नीचे जाते हैं दक्षिण में 90 डिग्री, तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, है ना, ध्रुवों की ओर। ठीक है। तो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में दिन व रात की अवधि का अंतर बढ़ता जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जिस पथ पर करती है वह एक उत्केंद्रीय वृत्त के रूप में मौजूद है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा जिस पथ पर यानी जिस रास्ते से, जिस ऑर्बिट से या कक्षा से करती है वह एक उत्केंद्रीय वृत्त के रूप में मौजूद होता है। ठीक है। अतएव उपकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है ना। अतएव 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? उपसौर की स्थिति। जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो जब उसके ऑर्बिट के चक्कर काटती है, परिक्रमा करती है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है और उसकी दूरी बताई गई है 9.13 करोड़ मील दूर। ठीक है, इतनी दूरी होती है, लेकिन ये दूरी भी पृथ्वी सूर्य के निकट की स्थिति है। ठीक है, जिसे उपसौर की स्थिति कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे उपसौर, है ना। तथा 4 जुलाई को सूर्य से दूर 9.45 करोड़ मील दूर, कितनी? 9.45 करोड़ मील दूर होती है। ठीक है, जिसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। उपसौर को पेरिहेलियन बोलते हैं और अपसौर को एपेलियन बोलते हैं। तो सूर्य के नजदीक, सूर्य और पृथ्वी की जो नजदीक की स्थिति होती है वो होती है 9.13 करोड़ मील दूर, और जो सूर्य से दूर की स्थिति होती है वो होती है 9.45 करोड़ मील दूर। ठीक है, जिसे दूर वाली स्थिति को तो अपसौर और नजदीक वाली स्थिति को उपसौर बोलते हैं। ठीक है। अगला इसमें सौर कलंकों की संख्या, नंबर्स ऑफ द सन स्पॉट। तो सूर्य में विद्युत चुम्बकीय तूफान आते हैं। सूर्य में कौन से तूफान आते हैं? विद्युत चुम्बकीय, जिनके कारण सूर्य के धरातल पर कुछ स्थानों पर प्रकाश विकिरण लुप्त हो जाता है। सूर्य के धरातल पर, है ना, क्या होता है? जिसके कारण सूर्य के धरातल पर कुछ स्थानों पर प्रकाश विकिरण लुप्त हो जाता है तथा पराबैंगनी विकिरण की मात्रा अधिक हो जाती है। ये अप्रकाशित क्षेत्र
सूर्य के धरातल पर धब्बों के रूप में दिखते हैं। दोबारा से समझाती हूँ मैं इस चीज को कि सूर्य में क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तूफान आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धरातल पर यानी कि जिसके कारण सूर्य के धरातल पर कुछ स्थानों पर प्रकाश विकिरण लुप्त हो जाता है। हमें पता है कि सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के धरातल पर कुछ स्थानों पर इस विद्युत चुम्बकीय तूफान की वजह से प्रकाश विकिरण लुप्त हो जाता है तथा पराबैंगनी विकिरण की मात्रा अधिक हो जाती है। किसकी मात्रा अधिक हो रही है? पराबैंगनी विकिरण की। ठीक है? तो ये अप्रकाशित क्षेत्र सूर्य के धरातल पर धब्बों के रूप में दिखता है। ठीक है? तो उसी को हम बोल रहे हैं सौर कलंक। अगला है वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहला है इसमें विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सूर्य तप की मात्रा जो किसी सतह से टकराकर बिना सोखे हुए वापस शून्य में लौटती है, उसे परावर्तित सूर्य तप कहते हैं। क्या होता है कि सूर्य की मात्रा जो किसी सतह से टकराकर बिना सोखे हुए, किसी सतह से टकराकर बिना सोखे हुए वापस शून्य में लौटती है। ठीक है ना? बिना टकराए हुए कैसे लौट रही है? बिना सोखे हुए शून्य में लौट जाती है, तो उसे परावर्तित सूर्यतप कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, जलकण, बादल, वाष्पकण आदि परावर्तन में योग देते हैं। कौन कौन सी चीजें परावर्तन में योग दे रही है? धूलकण, जलकण, बादल, वाष्पकण आदि इसके परावर्तन में योग देते हैं। परावर्तन की क्रिया से प्रभावित सौरिक शक्ति धरातल या वायुमंडल को प्राप्त न होकर शून्य में लौट जाती है। क्या होता है? परावर्तन की क्रिया से प्रभावित जो सौरिक शक्ति है वो धरातल या वायुमंडल को प्राप्त न होकर, कहाँ पे? धरातल को भी नहीं मिलती, वायुमंडल में भी नहीं जाती, और कहाँ जाती है? शून्य में लौट जाती है। तो इस परावर्तित सूर्य तप को एल्बिडो कहते हैं। जो जो सूर्य तप वापस लौट रहा है, वापस परावर्तित हो रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस सूर्य तप को हम क्या बोल रहे हैं? एल्बिडो। ठीक है? अब है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म धूल कणों तथा गैस अणुओं से टकराकर बिखर जाता है। क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश हमें पता है कि सूर्य ऊपर है और बीच में वायुमंडल है, तो वायुमंडल से होकर गुजरता है तो सूक्ष्म धूल कण तथा गैस अणुओं से टकराकर बिखर जाता है। क्या बिखर जाता है? सूर्य का प्रकाश। इसे छितरना या प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है? इसके बाद है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है? वायुमंडल में उपस्थित गैसें सौरिक विकिरण को सोखती है और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तो सौरिक विकिरण को नहीं सोखती, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड अवरक्त विकिरणों को तथा ओजोन पराबैंगनी किरणों को सोखती है और जलवाष्प भी दीर्घ किरणों को सोखता है। ठीक है? दोबारा से समझ लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें सौरिक विकिरण को सोखती है। हमें पता है ये बात कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो किसको सोखती है? कि सूर्य से आने वाले विकिरण को सोखने का काम करती है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तो सौरिक विकिरण को नहीं सोखती। कौन कौन सी? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के लिए बोला गया है कि सौरिक विकिरण को नहीं सोखती, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड अवरक्त किरणों को, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड अवरक्त किरणों को तथा ओजोन पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ओजोन किसको सोखती है? पराबैंगनी किरणों को सोखती है। और जलवाष्प भी दीर्घ किरणों को सोखता है ना? दीर्घ किरणों को सोखता है। वायुमंडल में सौरिक विकिरण का अवशोषण 15% होता है। कितने प्रतिशत हो रहा है वायुमंडल सौरिक किरणों का अवशोषण? 15%। 11% तो जलवाष्प द्वारा हो रहा है और 4% है जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन के द्वारा होता है। यह अवशोषित विकिरण ही वायुमंडल को गर्म करता है। जब किरणों को अवशोषित करेगा तो वायुमंडल कैसा होगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि विकिरण गर्म होती है, तो उनको अवशोषण करने से वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। वायुमंडल द्वारा अवशोषण के बाद बची शक्ति धरातल द्वारा अवशोषित होती है। जब वायुमंडल अवशोषित कर लेता है उसके बाद जो शक्ति बचती है
वो धरातल के द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो तथा धरातल गर्म हो जाता है। जब विकिरणों को धरातल सोखेगा तो धरातल कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है। अगला टॉपिक है जल एवं स्थल का स्वभाव, नेचर ऑफ वाटर एंड लैंड। स्थल से सूर्य तप का परावर्तन शीघ्र होता है। हमें पता है कि स्थल यानी कि हमारी धरती से सूर्य तप का जो परावर्तन है उसके लौटने की जो क्रिया है वो तुरंत होती है, किंतु जल देर तक ताप को संरक्षित रखता है। क्योंकि स्थल भाग से तो क्या होता है, सूर्य सूर्य तप है वो वापस तुरंत शीघ्र लौटने की जल्दी प्रक्रिया हो जाती है। किंतु यदि यही सूर्य तप यही विकिरण जब जल में पड़ते हैं तो जल क्या होता है, ताप को संरक्षित रखता है। ठीक है ना? बहुत देर तक ताप को संरक्षित रखता है। और स्थल भाग कम तुरंत परावर्तित शीघ्र ही परावर्तन कर देता है। ठीक है। भिन्न प्रकार के स्थलीय धरातल से ताप का परावर्तन 8% से 40% तक होता है। उदाहरणार्थ वनाच्छादित धरातल से 9 से 18% तक। यदि वन से आच्छादित है हमारा धरातल तो कितना होगा? 9% से लेकर 18% तक होगा। और यदि घास वाला है तो 25% तक होगा। और मरुस्थलों से होता है 30 से 40% तक परावर्तन होगा। ठीक है ना? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो रहा है। वनस्पति धरातल तो कितना हो रहा है? 9 से 18। घास हो रहा है 25%। मरुस्थलों से हो रहा है 30 से 40% तक परावर्तन हो रहा है। इसके विपरीत जल के ऊपर केवल 2 या 3% परावर्तन होता है। कितने? जल के ऊपर कितना हो रहा है? 2 या 3% तक हो रहा है। हिमाच्छादित धरातल से कितना हो रहा है? 85% तक परावर्तन होता है। जल चूंकि पारदर्शी होता है अतः इसमें ताप का अवशोषण अधिक गहराई तक होता है। ठीक है। ताप का अवशोषण अधिक गहराई तक होता है यानी कि बहुत गहराई तक, बहुत नीचे तक टेम्परेचर उसका बना रहता है। ठीक है। इसके बाद है उच्चावच। स्थानीय धरातल की ऊंचाई तथा स्वरूप ढालों की दिशा, अभिमुखता तथा अनावरण आदि गुण भी सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? ऊंचाई, धरातल की ऊंचाई है ना, स्वरूप ढालों की दिशा, अभिमुखता, अनावरण आदि गुण भी सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। पथरीले पहाड़ी तथा बर्फीले भागों की अपेक्षा समतल बेसिन शीघ्र गर्म होता है। हिमालय आल्प्स पर्वतों पर सूर्योन्मुखी ढालों पर छायादार ढालों की अपेक्षा सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है। कौन कौन सी जगहों पर? आल्प्स पर्वतों पर, सूर्योन्मुखी ढालों पर, छायादार ढालों की अपेक्षा सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है। वायुमंडल ताप बजट, एटमॉस्फेरिक हीट बजट, है ना? जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट हर साल एक बजट पेश करती है वैसे वायुमंडल का भी एक बजट होता है। तो उस वो किस तरीके से चलता है उसे हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ वायु का बजट है, वायुमंडल का, तो हम वायुमंडल के उससे ही लेंगे इसको। पृथ्वी तथा वायुमंडल को लगभग 64% सूर्यताप प्रत्यक्ष, सीधे, प्रत्यक्ष माने यानी से बिना कहीं अटके बिना कहीं रुके सीधे प्राप्त हो जाता है। कितना प्रतिशत? 64% प्रत्यक्ष तथा विसरित विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। कितना? 64%। इतनी मात्रा में निरंतर ताप ग्रहण करने पर भी पृथ्वी का ताप सदैव समान रहता है। जब इतनी मात्रा में हमें निरंतर ताप मिल जाता है फिर भी पृथ्वी का ताप सदैव समान रहता है, क्योंकि पृथ्वी जितना सूर्य ताप ग्रहण करती है उतना ही ताप वह पुनः आकाश में प्रसारित करती रहती है। ठीक है। जितना उसने ग्रहण किया उतना ही वापस आकाश में पहुंचाया, उतना ही ताप पुनः प्रसारित कर दिया। ठीक है। धरातल द्वारा प्राप्त किया गया ताप लघु तरंगों के रूप में होता है। जो धरातल द्वारा जो प्राप्त किया गया जो ताप होता है वो लघु तरंगों के रूप में होता है तथा पुनः प्रसारित ताप दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। जब धरातल पर जब ताप प्राप्त होता है वो लघु तरंगों यानी कि सीधे रूप में प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब प्रसारित होता है तो वो मान लो कि एक तरह से तिरछी तरंगों के रूप में जाता है, दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है ना? इस प्रकार धरातल पर ताप संतुलन बना रहता है, जिसे पार्थिव ताप संतुलन या
इंटरेस्ट्रियल हीट बैलेंस, टेरेस्ट्रियल हीट बैलेंस कहते हैं। कौन सा? पार्थिव ताप संतुलन कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हीट बैलेंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।